तो आप गुजरात से आते हैं जैसी गिर सोमनाथ। आपने ये ओडीओपी स्कीम के बारे में सुना है? यस सर। क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट की कोई एक यूनिक प्रोडक्ट है, उसे हाईलाइट किया जाता है जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़े, उसका मार्केट में उसको एक मार्केटिंग मिले। हम्म। तो वो एक स्कीम तो आपको आइडिया है इसके बारे में? आपके ज़िले का क्या है प्रोडक्ट? है। सर हमारे ज़िले में केसर केरी मैंगो की एक केसर स्पीशीज है, हम्म। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी है सर। ओके ओके। तो थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे गुजरात की इकॉनमी जो है ये किस तरह फंक्शन करती है, क्या अलग अलग सेक्टर्स की, कोई अभी तो मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी फोकस हो रहा है, तो क्या एग्रीकल्चर का क्या शेयर है, सर्विसेज का क्या शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या शेयर है? सर परसेंटेज वाइज एग्जैक्ट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन मेजर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा डाइवर्स है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, उसके बाद टाइल्स। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मेजर है तो 50% से ऊपर है क्या? नहीं सर, 50% से ऊपर नहीं है, बट एग्रीकल्चर और सर्विस के कंपेयर में ज़्यादा है। हाँ। तो तब भी कुछ रफ आइडिया नहीं है आपको? नहीं सर, क्लोज टू 40% के आसपास बताया था। और क्या इंडिया का क्या शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया की पूरी इकोनॉमी में क्या शेयर है? सर 20% है, कम है, 18% के आसपास जीडीपी का। ठीक है। तो ये बताओ कि बहुत आपने इंजीनियरिंग भी इसी लाइन में करी है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो काफ़ी सालों से जब से ऐसे हम भी सर्विस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ये हमेशा, लेकिन अभी भी 18 20 19 ऐसे ही है, बिलो 20 रहा है। तो इसका क्या रीज़न है कि क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ा पाते हैं देश में? सर परसेंटेज वाइज डेफिनेटली हम एक शेयर से ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए, एब्सोल्यूट या वैल्यू टर्म में बढ़ता है सर मैन्युफैक्चरिंग का। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो साथ साथ में वैल्यू टर्म में तो बढ़ता रहेगा। हाँ जी। सर मेजर रीज़न ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को एक बार इस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर एक बार वैल्यू चेन कोई देश में या इस्टेब्लिश हो चुकी है, उसे डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे चाइना को लगा। दूसरा सर, हमारी एक इकोनॉमी मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा है, बस तो स्किल जो एक मैन्युफैक्चरिंग को चलाने के लिए चाहिए वो थोड़ी कम है सर। तो ये भी एक मेन रीज़न है सर। नहीं, देखो आज से कुछ साल पहले 1960s में भारत और चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम एक लेवल था ऑलमोस्ट। यस सर। तो चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ गया। वो क्या, उसका क्या रीज़न है कि भाई हम क्यों नहीं उनको एम्यूलेट कर पाते हैं? सर सबसे पहले चाइना को सर एक फर्स्ट मूव एडवांटेज मिला। जो देंग जियोपिंग थे, उन्होंने 70-80 के दशक में ही चीन को ओपन अप कर दिया था ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसके लिए। तो चीन को वो एक फ़ायदा मिला कि जो वैश्विक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। हमारा फोकस 90s के बाद सर्विस के ऊपर ज़्यादा रहा, तो हमने एग्रीकल्चर सीधा सर्विस की ओर ज़्यादा फोकस किया था। तो ये मेन रीज़न था कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा विकास किया। नहीं, तो हमारा क्या आपको लगता है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो ठीक है इंडिया में, कोई उसमें समस्या नहीं है? समस्या बिल्कुल है सर कि लेकिन अभी हम तो अगर आपको मान लिया जाए इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिया जाता है तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं 2 3 पॉइंट्स की जिसकी वजह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की ग्रो ऊपर और फोकस कर सकते हैं? सर, जैसे सर कुछ ऐसे सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया अभी आगे बढ़ सकता है। उसमें सबसे पहले तो राज्यों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जैसे कुछ राज्य ही अभी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, तो जो सब राज्य उसके ऊपर फोकस दे। जैसे अगर हम कुछ राज्य देखें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है लेकिन फूड प्रोसेसिंग नहीं है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाए। दूसरा सर, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो अभी नए हैं, जैसे रिन्यूएबल हो गया, नए उभर के आ रहे हैं, वहाँ पे अभी कोई देश की मोनोपोली नहीं है। तो ऐसे सेक्टर के ऊपर भी फोकस किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सर बढ़ाया जा सकता है सर। परमार बोलूँ आपको या क्या बोलूँ? मैडम मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप? यस। अच्छा, मतलब वो बीच में पहले परमार आ रखा था यार। एनीवे, आपको हिस्टोरिकल वेब सीरीज देखने का शौक है? जी मैडम। उससे क्या कुछ आपको उससे प्रेरणा मिलती है, कुछ क्या मिलता है? मैडम सबसे पहले तो एक ऐसे कम्प्लीटली अननोन हिस्ट्री या कल्चर को मनोरंजन के माध्यम से देखने का एक मौका मिलता है। दूसरा सर मैडम, मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मैं कोई वेब सीरीज देखता हूँ तो उसके बाद इसके ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ना या बुक पढ़ना, मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये बताइए, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं ना? यस जी मैडम। ये शांति बिल क्या है, तो बता सकते हैं उसके बारे में? जी मैडम, शांति बिल हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको थोड़ा लिबरलाइज करने के लिए लाया गया है।
तो बेसिकली जो एक एटॉमिक एक्ट और सिविल लाइबिलिटी एक्ट था हमारा, ये दोनों एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो तो प्राइवेट वो रिप्लेस करेगा, बट द पॉइंट ये है कि उससे ये अलग क्या है? 2-3 पॉइंट्स बताइए सर। ओके मैडम, सबसे पहला पॉइंट है जो लाइबिलिटी को लेके, फॉरेन सप्लायर थे न्यूक्लियर इक्विपमेंट के, उनके ऊपर लाइबिलिटी जो डिजास्टर के की गई थी वो थोड़ी कम की गई है। तो कम करके तो हम लोगों को नुकसान है। मैडम नुकसान इस तरह से नहीं है कि हमें जो अभी एक्ट बनाया है शांति एक्ट, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी बनाया है, तो लाइबिलिटी अभी भी रहेगी, कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ जी। दूसरा मैडम, प्राइवेट प्लेयर के लिए भी सेक्टर को ओपन किया गया है। और तीसरा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एक के माध्यम। गुजरात इंडिपेंडेंस के टाइम जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे गुजरात का नाम गुजरात था। मैडम एज ए नाम गुजरात था, बट एक स्टेट नहीं था गुजरात। उस टाइम पे सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी का गुजरात, तो इस तरह से अलग अलग थे। अभी मणिपुर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? कुछ पता है? कुछ अंदाज है आपको? क्योंकि आप तो कहीं भी IAS में आएंगे तो कहीं भी पोस्ट हो सकते हो ना। जी मैडम। देश छोड़ेगा। मणिपुर में मैडम मोस्टली अभी जो कुकी और मैती दो ट्राइब के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी कुछ टाइम से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन 1.5-2 साल पहले तक ये काफ़ी एक्टिव था। कई लोगों की जान भी गई और सिक्योरिटी की काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम हमारे देश के लिए खड़ा हुआ मैडम। अच्छा, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कोई महत्व है देश के लिए हमारे? है तो क्या है? मैडम काफ़ी अलग अलग डायमेंशन से महत्व है। अगर सिक्योरिटी के रीज़न से देखें तो मलक्का चौक पॉइंट के काफ़ी पास है, तो हम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सी लाइन है कम्युनिकेशन की, उसके ऊपर हम नियंत्रण रख सकते हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल भी इम्पोर्टेंस है, तो काफ़ी रिच फौना और फ्लोरा है अंडमान में। और तीसरा, इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो टूरिज्म भी पॉसिबल है। तो अभी कुछ कर रहे हैं हम उसके लिए? कुछ हो रहा है वहाँ पर? जी मैडम, जैसे पोर्ट ब्लेयर है तो वहाँ पे अभी हम एक कोई लेटेस्ट डिसीजन गवर्नमेंट का? मैडम वहाँ पे जो सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं उसका मुझे नॉलेज है मैडम। अच्छा, गुजरात को मैं डायमंड पॉलिश तो होता है, पर डायमंड तो पर मिलता नहीं। जी नहीं मैडम। क्यों फिर पॉलिश बना कैसे? पॉलिशिंग का हब कैसे बन गया? मैडम जो सूरत है वहाँ पे ट्रेडिशनल जो व्यापारी थे उनका अफ्रीकन देशों के साथ या अन्य देशों के साथ व्यापार पहले से था, तो एक काइंड ऑफ पहले से एक लिंक बनी हुई थी। तो फर्स्ट मोर हम बोलेंगे कि वहाँ के ट्रेडर्स ने फिर एस्टैब्लिश किया, तो सूरत इसकी वजह से डायमंड ना होने के बावजूद भी डायमंड पॉलिशिंग का हब बना। थैंक यू मैडम। तो प्रदीप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वो क्लियर किया। और मैं देखा था आपने बिजनेस इंजीनियरिंग जो किया, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनामिक्स, IC इंजीनियर। यस सर। ये बताइए, अभी जैसे कार्स का काफ़ी गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, यस। तो इसकी जो बैटरी है वो तो 7-8 साल बाद बेकार हो जाएंगी। हाँ सर। तो उसका फिर जो वेस्ट होगा उसका क्या कुछ सोल्यूशन सोच रहे हैं गवर्नमेंट, या क्या होगा? हाँ सर, बैटरी जो डिस्कार्ड करते हैं उसके बाद प्रॉब्लम काफ़ी होते हैं। अभी गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क ये है कि जैसे प्रोड्यूसर है वो बैटरी की लाइफ साइकिल ख़त्म होने के बाद उसको फिर से लेना पड़ता है रिसाइकल की। कौन लेगा? प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सर। ये बना दिया गवर्नमेंट? नहीं सर, अभी पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी लेवल चल रहा है सर। अच्छा, तो क्या होगा, मतलब टेक्निकली आप बताइए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो सर जो बैटरी की लाइफ साइकिल ख़त्म हो तो उसे कलेक्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें से जो मेटल यूज़ हो सके कि फिर से नई बैटरी में, तो वो कलेक्ट करना। और दूसरा, कुछ ऐसे मेटल है जैसे लेड हो गया, तो ये सब ऐसे कि ज़मीन को प्रदूषित करेंगे, तो इसका एक साइंटिफिक वे में प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, ये आगे हम सोच सकते हैं। जैसे अगर लेड यह हुआ तो उसका हम पायरोलिसिस कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के उनको जलाना। इस तरह की कुछ मेथड्स हम कर सकते हैं। ओके, ये बताइए मुझे, ये जब ये रशिया यूक्रेन वॉर का आप सुन रहे हो, 4 साल होने वाले हैं लड़ाई को, यस सर। तो EU जो है ये क्यों नहीं चाहता कि दोनों में शांति हो? सर EU तो चाहता है कि ये दोनों के बीच में शांति हो सर। अभी
सफल नहीं हो पा रहा है शांति वार्ता। नहीं, अभी शांति वार्ता का इनिशिएटिव कौन ले रहा है? सर अभी तो अमेरिका ले रहा है, हम्म, यूरोप की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेजर प्लेयर अमेरिका है। तो यूरोप नहीं कुछ कंडीशंस लगा रहा है ना? सर यूरोप मेन ये कंडीशन लगा रहा है कि जो टेरिटरी रशिया ने जीती है वो रशिया को ना दी जाए, मतलब वो यूक्रेन की सोवरेनिटी रहनी चाहिए, तो वो यूई का मेन पॉइंट ये है। और दूसरा सर अमेरिका से थोड़ा उनका स्टांस अलग है। अमेरिका चाहते हैं कि कुछ हद तक अगर टेरिटरी देनी पड़े रशिया को तो तुम क्यों नहीं चाहते? इसका क्या डर क्या उनको फिर? सर ये काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा कि अगर रशिया को एक बार दिया गया और आगे भी कोई सिक्योरिटी गारंटी ना मिली, फ्यूचर में भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये एक डर है मेजर सर। जैसे ये मैडम ने पूछा था ना मलक्का स्ट्रेट का, आप बता रहे थे, तो ग्रेट निकोबार में एक भारत का प्लान कुछ डेवलपमेंट का चल रहा है, जैसे पोर्ट ये सब चीज़ें, इस बारे में उसके बारे में डालेंगे प्रकाश? सर जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे हम एक कंबाइंड डेवलप करें, जैसे वहाँ पे एक बड़ा रनवे होगा पोर्ट, तो फाइटर प्लेन या वो लैंड हो सके, उसके बाद एक बड़ा नेवल जेटी नेवल सेंटर भी बनेगा, तो काइंड ऑफ एक कंबाइंड फोर्स की तरह उसे डेवलप किया जा रहा है सर। तो काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं इसका, तो विरोध का क्या कारण है? सब मेन रीज़न ये है कि वहाँ की जो पर्यावरण है वो थोड़ा संवेदनशील है, तो उनका एक डर है कि ये डेवलपमेंट की वजह से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा। तो पर्यावरण है और साथ में और भी कोई इशू? दूसरा सर वहाँ पे जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन रहती है वो ट्राइब का डिस्प्लेसमेंट का भी एक इशू रहेगा सर। तो लास्ट पॉइंट में पूछना चाहता हूँ, जो ट्राइब की आपने बात की, तो जो ट्राइब का कहीं अकेले रहने जा सकता है, मिक्स नहीं हो सकता फिर, तो उसका फिर क्या किया जाए? आप मान लीजिए आप पोस्टेड हो जाते तो आप नहीं चाहेंगे कि उनको भी यहाँ का पढ़ाई, एजुकेशन, मेडिसिन ये सब का फ़ायदा मिले? सर उनको अगर कुछ पॉजिटिव वे में सुविधा मिले तो वो करना चाहिए, लेकिन अगर उनकी एक चॉइस है कि उनका कल्चर को वो एक अलग वे में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे सेंटिनल टापू है निकोबार, तो वहाँ की ट्राइब मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं चाहती, तो गवर्नमेंट भी वो रिस्पेक्ट करती है और वहाँ पे कोई लोग को जाने नहीं देती। ठीक, ओके। यस प्रदीप जी, आपका गुजराती साहित्य था विषय, यस। तो लास्ट गुजराती साहित्य में ज्ञानपीठ किसको मिला है और किस कृति के लिए? रघुवीर चौधरी जी को मिला। सर ज्ञानपीठ पुरस्कार कोई एक कृति के लिए नहीं होता, उनके एक पूरे योगदान के लिए होता है, लेकिन उनकी अमृता कृति काफ़ी प्रख्यात हुई थी। अच्छा, पन्नालाल पटेल को मिला था? हाँ जी सर। किसके लिए मिला था? सर उनको मानवीय की भवाई भी। ठीक है, ओके। आप गिर सोमनाथ से हैं। अभी 1-2 दिन पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ गुजरात में, बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है। एक स्टेटिस्टिक्स में गुजरात वापस नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में। 2 दिन पहले डेवलपमेंट हुआ है, आपको पता है? गिर इज़ फेमस फॉर लायन, एशियाटिक लायन। तो कल एक बहुत बड़ा स्टेटिस्टिक्स आया, परसों आई थिंक। सर सॉरी सर, लेकिन अभी मुझे उसके बारे में सर जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है। व्हाट इज स्टिंग ऑफ पल्स? सर ये चाइना की एक स्ट्रेटेजी है, तो इंडिया के आसपास वो ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर पाकिस्तान, उसके बाद जिबूती में उनका एक पोर्ट है, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका में हबनटोटा पोर्ट, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में म्यांमार के वहाँ से भी उनके 1-2 पोर्ट वो ऑपरेट कर रहा है। तो इंडिया के आसपास वो एक हार जैसा बना रहा है इंडिया को डोमिनेट करने के लिए। सर हार बना रहे हैं, स्ट्रिंग मीन्स एक धागा की तरह। तो व्हाट इज आवर आंसर टू इट? सर हम भी काउंटर कर रहे हैं सर। जैसे क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी एक नाम है, यस सर, वो नाम सर मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, बट हम भी नेकलेस ऑफ डायमंड। यस सर। ठीक है। आप कबड्डी के प्लेयर हैं क्या जी सर। कि पहले थे? नहीं सर, मैं कहता हूँ। तो इंडिया में प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई, तो इसका इंस्पिरेशन किसने दिया था? हु हैज़ गिवन इंस्पिरेशन फॉर पीकेएल? हाँ, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम सर मुझे नहीं पता है। अच्छा, गुजरात से कोई प्लेयर है क्या? हाँ सर, कबड्डी गुजरात से प्लेयर है। कौन है? यस सर, एक किरण परमार करके प्लेयर है गुजरात से, और थोड़े कम प्लेयर है सर। अच्छा, ठीक है। तो गुजराती साहित्य में
आपका फेवरेट पोएम है या वर्ड, मतलब वो प्रोज और पोएम्स, व्हाट इज़ योर फेवरेट? सर गद्य मेरा फेवरेट है सर। अच्छा, तो आपको गज़ल का भी पता होगा? नहीं सर, गद्य मतलब ठीक है, गद्य नहीं, गज़ल का पता होगा। सर कुछ पढ़ी हुई है मैंने। कोई गुजराती रिनाउंड गज़लकार का, या फिर जिसने गज़ल लिखी हो ऐसा रिनाउंड? सर कवि कलापी ने गज़ल लिखी थी। उसके बाद एक शहीदा अर्जी लवजी दमानी करके है, उन्होंने भी काफ़ी गज़लें लिखी हुई है। बहुत सारी चर्चा हुई इस देश में कि गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है, जिसके बेस पे पूरे देश में स्वीकार भी किया कि गुजरात मॉडल सक्सेस है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के सीएम थे, जिन्होंने गुजरात मॉडल बनाए, तो क्या है ऐसा डिफरेंट गुजरात मॉडल में जो अन्य स्टेट्स में नहीं है? 3 बेसिक डिफरेंस बुलेट पॉइंट्स में। सर सबसे पहला सर काइंड ऑफ बिजनेस सेंट्रिक या बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना। दूसरा सर काइंड ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, जैसे गिफ्ट सिटी या फिर सेमीकंडक्टर एक सेमीकॉन सिटी बनाना, तो काइंड ऑफ थोड़ा आगे बढ़ के, जैसे गुजरात अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी देश में सबसे पहली गुजरात लाया। और तीसरा सर उन इकोनॉमिक सेक्टर को सोशल सेक्टर में कन्वर्ट करना, तो जो इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है उद्योग से, उनको सोशल की ओर लाना। ऐसा लग रहा है गुजरात में उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है, पर इट इज़ परकोलेटेड द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक जो बेनिफिट है, इट हैज़ बीन सर्व टू द पुअर पीपल, ऐसा आपको लग रहा है? सर कुछ चैलेंजेस बिल्कुल है सर, लेकिन समय के साथ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हुआ है सर। जैसे कि एक क्षेत्र में बताइए जो गुजरात में आपको लग रहा हो। जहाँ पे अभी गुजरात में आपको ऐसा कोई क्षेत्र है जिसका फिनेंशियल जो इंक्लूजन हुआ, दैट इज रीच अप टू द लास्ट मैन, ऐसा कोई चीज़ आप बताइए। सर जैसे एजुकेशन की बात करें तो 2001 के आसपास हमारा ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा था, 15-20% के आसपास। बट गुजरात इज़ नॉट फेमस फॉर एजुकेशन, वी आर बेसिकली पुअरेस्ट एजुकेशन सिस्टम है शायद। नंबर वाइज सर मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, वो भी काफ़ी कम हुआ है सर। ठीक है, थैंक यू सर। मान जाइए। तो ऐसा है प्रदीप, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, जो आप कन्वे करना चाहते हैं अच्छे से कन्वे कर पाते हैं, काफ़ी पॉजिटिव्स हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा ब्रशिंग अप की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली क्योंकि एवरीथिंग इज़ गुजरात फोकस्ड। हाँ, आपकी एजुकेशन है, जिला है, और आपने गुजराती लिटरेचर में भी किया है, तो गुजरात सेंट्रिक क्वेश्चंस तो आपको, और वैसे भी जैसे इन्होंने बताया गुजरात मॉडल, तो हर चीज़ गुजरात के रिलेटेड आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। सही बेस्ट है सर। हाँ जी, तो एक पर्टिकुलरली जैसे बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग क्वेश्चन चेयरमैन नॉर्मली यूपीएससी बोर्ड में भी पूछते हैं, वो कि भाई आप अपने ज़िले के बारे में बताइए, उसकी इकॉनमी कैसे चलती है, या स्टेट की है तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए था। आई मीन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग का क्या है और क्या क्या डिफरेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहा है गुजरात। गिफ्ट सिटी के बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है। तो बाकी यहाँ आपका जो आपकी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, तो उसके अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग और ये करके ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, और गुजरात में भी ऑटोमोबाइल के ऊपर किया है। और मैन्युफैक्चरिंग में एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बाकी चीज़ों में नहीं हुई है। तो ऑटोमोबाइल के बारे में आपको अच्छा पढ़ना है, और आपने भी बल्कि आईसी इंजन के बारे में भी आपकी ब्रांच में आपने स्पेक्ट्रिक की, और इसके बारे में पोल्यूशन से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कब है आपका इंटरव्यू? 14 जनवरी। हाँ, तो ओवरऑल अच्छा है, लेकिन जो भी आपके पास समय है ये समझ लीजिए कि भाई मेन से ज़्यादा तैयारी करनी है तो अच्छा, और पूरा चीज़ मतलब करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके उसके रिलेटेड गुजरात सेंट्रिक जो भी चीज़ें हैं उन पे आप फोकस करिए। सो यू आर अ वेरी गुड पोटेंशियल कैंडिडेट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपका 14 जनवरी को, 14 जनवरी की इम्पोर्टेंस पता है ना? मतलब बेसिकली आइडिया होना चाहिए। एंड बजट भी कब आता है, बजट भी पास ही होगा, यस मैडम। है ना? तो बजट का प्रोसेस वगैरह हमने कोई प्रश्न भी पूछा नहीं है, मगर वो पता होना चाहिए श्योर मैडम। कि कैसे बनता है, क्या है। बजट सेशन के शुरुआत में क्या होता है? क्या होता है? हलवा सेरेमनी। नहीं नहीं, सब कौन वही प्रेसिडेंट्स एड्रेस, सॉरी मैडम। है ना? प्रेसिडेंट एड्रेस, फिर इकोनॉमिक सर्वे, जब बजट होता है। है ना? बजट सेशन इज द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। तो इसलिए ठीक है ना, ये चीज़ें मतलब, और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें से कोई उसमें आ नहीं सकती, कुछ भी आ सकता है। श्योर मैडम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं देखने जाए चेयरमैन सर ने, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है,
पर कभी कभी मैं देख रहा था कि जब आप आंसर दे रहे हैं या तो आप 1 सेकंड में पॉज दे लें, कहता है ठीक है, थोड़ा सा कहीं एकदम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब थोड़ा सा ना लगता है कि आप लग रहा है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, या बोर्ड का वो प्रेशर है। कितने मॉक दे चुके हैं अब तक? सर ये दूसरा ही है सर। हाँ, तो थोड़ा सा 1-2 मॉक और देंगे तो एक जो फ्लो सा आ जाए। है नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है सब है, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर से आप शेकी महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप अभी है टाइम में थोड़ा तारीख है। बाकी दूसरे डैश से आपने देखा हो, सभी ने डैश से पूछे को, ये मैं आपको पहले ही बता दिया, वो समय बता दिया होगा कि पहले वर्ड से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर आखिरी साइन तक ये, और इंजीनियरिंग के ऊपर डेफिनेटली तो उसका तो बहुत ज़्यादा सीरियस है यार। ओके सर। उनका तो नॉर्मल एक है, बहुत ज़्यादा नहीं है सर, एक नॉर्मल स्माइल रखिए और बोर्ड को आंसर कीजिए। ओके सर। अभी आप सिर्फ एक नाम का आंसर कर रहा हूँ तो एक मतलब एक थोड़ा सा बीच में सबको देख सबको देखो, ओके आई कांटेक्ट सबके साथ। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ और हिंदी में एक जनसत्ता पढ़ता हूँ। अभी मैडम ने कोई बात बताइए, उस चीज़ को देखते हुए एक फाइनेंशियल रिलेटेड पेपर शुरू कर दीजिए ओके मैडम। ताकि इसका बिल्डअप शुरू हो। वैसे भी ना इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता तो एक ही ग्रुप के हैं, हाँ एक ही ग्रुप। तो दूसरे कोई और हिंदी का कोई और कर या ओके मैडम। वो मतलब होता क्या है ना कि फिर थोड़ा सा ब्राइडर व्यू, क्योंकि आपको 4 व्यू मिलेंगे, फिर आपने अपना व्यू बनाना है किसी भी issue। वो किसी को कोई item आता है। एडिटोरियल अलग अलग आइडियल ज़्यादा मिले। पॉइंट्स अलग अलग मिल जाते हैं ना, फिर नहीं तो ये दोनों तो एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है। चलो ठीक। तो एक फाइनेंशियल वाला और मेरा पैरब ने बताया ना, उसके बाद फिर सो बाकी तो बहुत बढ़िया है। अभी हाथ ही निकल गया और पोटेंशियल बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट करना उसमें तो ठीक है। ये थोड़ी माइनर चीज़ें बढ़िया है। एक छोटा सा है कि हाथ को ऐसे बांध नहीं दो पूरा, मतलब ऐसे कि बस मैं तो खोलूँगा ही नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरा है कि जब थोड़ा नहीं आता है तो आप हाथ और दबाते हैं, कंफर्टेबल रहो। कंफर्टेबल। और अगर थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट भी करते हैं, इफ़ इट नॉट अबव द टेबल इट इज़ ओके, यू शुड बी इन योर नेचुरल फ्लो, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। और गुजराती के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी चलेगा नहीं। मतलब देर आर द एरियाज वेर यू कैन से आई डोंट नो, गुजराती साहित्य आपका सब्जेक्ट है, यू शुड नो एवरीथिंग, कुछ भी नहीं चलेगा, वहाँ माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्माइल रखिए, सर ने बोला ऐसे। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर जब हम आंसर कर रहे हैं, सर ने बोला ऐसे बोर्ड को, तो सबको देखने से सबका अटेंशन रहता है और योर पर्सनैलिटी ग्रूम्स एट दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि बोर्ड तो क्या है कि एक बार देख के आदमी को तय कर लेता है। तो बाकी ऑल वेल है। और थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर, आपके पिताजी है तो एग्रीकल्चर पे आप सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन यू शुड हैव नॉलेज। और ज़मीन है आपके पास में, इतनी ज़मीन है तो ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे आपका क्रिएटिव भर करिए और डेप्थ पे पूरा काम करिए। डेप्थ के 10-15 क्वेश्चन भी आ गए तो 60% इंटरव्यू इजी हो जाएगा, प्रिडिक्टेबल एरिया है ना। बाकी ऑल वेल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वैसे माई नॉलेज इज दैट ही इज ऑलरेडी सिलेक्टेड लास्ट ईयर, हाँ आई नो, आई सॉ दैट कि वो था तो डानिप्स मिला है, डानिप्स। फिर तो आज को कोई वो कुछ खोना नहीं है। और अच्छी तरह से इतने डर के पर हमारी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रही, ये भी है। नहीं, बिकॉज वो अब आपको वहाँ तक तो देखेंगे नहीं, अब आप IAS IPS के लिए ही आप जज किए जाओ, तो आपको थोड़ा सिलेक्ट करने के लिए नहीं। अब आप तो अभी आपने ज्वाइन नहीं किया था नेक्स्ट अभी ज्वाइनिंग आई नहीं है सर डेट। ज्वाइन है तो अब, बल्कि वो 23 एग्जाम से था, ये 24 से 24 है। 24 से। नहीं चलो बहुत बढ़िया, मतलब फिर आप काफी पता लगे कि ऑप्शन है। ऑफिसर ही हो अब तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ। मैंने कहा दानिश का तो, मैं तो यूटी कार्टर से हूँ, बहुत अच्छी सर्विस है। आई मीन बहुत लोग मैंने देखा है कि चाहे वो ग्रुप बी सर्विस है बड़ी, ऊपर उसको मैंने ऑप्ट करते हैं। भाई बोला अच्छी सर्विस है। तो आपके कितने आए थे E3 में नंबर? 165 105। इस बार आपको ये क्या है 210 लाने, इस बार 210 मिनिमम। गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मैडम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट प्रदीप। ओके।